Hey guys, so you already know that we have already discussed so many things about the past of our economy, like हम एग्रीकल्चर में क्या थे, हम इंडस्ट्री में क्या थे, हमने ये भी पढ़ लिया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या क्या किया है। नाउ अगली बात हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे हमारे फॉरेन ट्रेड के बारे में। 1950 से लेके 1990 तक हमारा फॉरेन ट्रेड का क्या सिचुएशन था, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी ही छोटी सी चीज है जो कि हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और वो ये है कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, देखो हम जानते हैं हम ऑलरेडी 1947 और आई मस्ट से 1950 तक का पोजीशन पढ़ चुके हैं। हम ये बात कर चुके हैं कि अंग्रेजों ने हमारी हालत क्या कर दी, एग्रीकल्चर में क्या कर दी, फिर इंडस्ट्री में क्या कर दी, और फॉरेन ट्रेड में क्या कर दी। उसके बाद हमने दो टॉपिक डिस्कस किए जिसमें हमने ये समझा कि आजादी के बाद 1950 से 1990 तक हमने हमारे एग्रीकल्चर के साथ क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, फिर हमने इंडस्ट्री के साथ क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या बुरा किया। तो इस टॉपिक के साथ में हमारा एक ओवरऑल पैकेज पूरा हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, हमको कहाँ छोड़ा, फिर उसके बाद हमने 1990 तक क्या किया। उसके बाद एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि 1991 के बाद हमारे नजरिए में क्या चेंजेस आए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एंड दैट इंडियाज फॉरेन ट्रेड भी किस दौर की बात कर रहे हैं हम। 1950 से लेके 1990 तक हमने हमारे फॉरेन ट्रेड के साथ क्या क्या किया, ये उस दौर की कहानी है। इन 40 सालों की ये कहानी आज हम समझेंगे। पूरे चैप्टर में हमको मोटे मोटे तौर पे तीन बड़ी बातें समझनी है। वो क्या क्या है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड किस तरफ डाइवर्ट हुआ। ठीक है, देखिए वॉल्यूम का मतलब होता है हमारे फॉरेन ट्रेड में का क्वांटिटी क्या था, इन टर्म्स ऑफ नंबर हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, ये हम डिस्कस करेंगे 1950 से लेके 1990 तक। कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि हम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे थे 1950 से 1990 के बीच में, उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, what are the items which are included in that import and export। ठीक है, then we are going to discuss about the direction। हम 1950 से 1990 के बीच में किन कंट्रीज के साथ में सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे थे, इसका डिस्कशन हम डायरेक्शन वाले पार्ट में करेंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब हम 50 से 90 के बीच की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत हम 1950 तक का जो हमारा दुख है वो भी जाहिर करेंगे कि अंग्रेजों ने हमारी क्या स्थिति की हुई थी। चलिए इसी बैकग्राउंड के साथ में हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम फॉरेन ट्रेड का पहले मतलब समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी पोजीशनिंग क्या थी, वही वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन। फिर हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज 1991 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम पोजीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वही हमारा 1950 तक की पोजीशन को हम समझेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। उसके बाद हम इस पे जाएंगे, फिर हम ये हमारा थर्ड डिस्कशन होगा, और ये हमारा फोर्थ डिस्कशन होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग। मीनिंग से मेरा कहने का पर्पस है दैट व्हाट डज इट मीन बाय फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड को आप इस तरीके से समझिए कि आपका एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, आपने कंट्री के अंदर जितना टोटल प्रोडक्शन किया है
उसमें से हमने किस चीज को माइनस कर दिया? हमने उसमें से डोमेस्टिक कंजम्पशन को माइनस कर दिया। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से डोमेस्टिक कंजम्पशन को माइनस कर देने का मतलब क्या है कि जो कुछ हमने बनाया उसमें से अभी भी कुछ बच गया, या हो सकता है जो हमने बनाया वो हमारे कंजम्पशन के लिए कम पड़ गया हो। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर आपने जो प्रोडक्शन पूरी कंट्री में किया है, इफ दैट प्रोडक्शन इज मोर, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ, यहां लिख देता हूं मैं, इफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, आपका प्रोडक्शन कंजम्पशन से ज्यादा है, तो आप क्या कर रहे होंगे? हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? जो बचेगा उसको दूसरे देशों को बेच देंगे हम, बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन इज लेस देन योर कंजम्पशन, तो हम क्या कर रहे होंगे? फिर हम इंपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है। सो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों होता है, इसका बेसिक लॉजिक हमने समझ लिया। नाउ आगे बात करते हैं। हम चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे हम इंपोर्ट कर रहे हो, उसके पीछे सिर्फ यही एक फैक्टर काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक फैक्टर काम करेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम करेंगे। तो आइए फटाफट से हम बात कर लेते हैं कि क्यों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारी इकोनॉमी में होते हैं। सबसे पहली बात है, इट इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट। व्हाट डज इट मीन बाय कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट? कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट का मतलब होता है दोस्तों कि आपको कोई चीज अगर 100 रुपए की पड़ती है और अगर वही चीज मुझे बाजार में 70 रुपए की मिल जाती है, तो आप भी बाजार से खरीदने की जगह मुझसे खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मुझे 70 का मिल रहा है मैं आपको 80 में दे दूंगा, फिर भी आपको 20 का फायदा है। कंट्रीज भी ऐसा ही करती है। कंट्रीज ये एनालिसिस करती है कि अगर हम किसी चीज को अपने घर में प्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रोडक्शन का हमें कॉस्ट क्या आएगा, और अगर हम ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड किसी दूसरी कंट्री से खरीद लेंगे तो वो हमें कितने का पड़ेगा। अगर बाहर से खरीदना घर में बनाने के मुकाबले में सस्ता पड़ता है, इफ मेकिंग इज कॉस्टलियर देन बाइंग फ्रॉम द आउटसाइड, तो आप क्या क्या प्रेफर करेंगे? यू विल ऑलवेज प्रेफर कि बाहर से माल को खरीद के हम मंगवा ले, हम परचेज कर ले, तो इंपोर्ट हो गया। ठीक है। ऐसे ही आपको जो चीज घर में 100 रुपए की सेल हो रही है, आप एक प्रोड्यूसर हैं, या सेलिंग सम प्रोडक्ट एट 100 रुपीज, लेकिन एक अमेरिकन ने आपको बोला कि मैं आपको इसी चीज के 120 देने को तैयार हूं, तो आप किसे बेचेंगे? बाहर वाले को ही बेचेंगे, 20 रुपए ज्यादा आपको वहां से मिल रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। सो सबसे बड़ी बात जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने के पीछे होती है, दैट इज कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट। जहां से आपको चीज सस्ती मिलती है वहां से हम चीज को खरीद लेते हैं। अगर घर पे बनाना सस्ता पड़ता है तो हम घर पे उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, और अगर हमको घर पे प्रिपेयर करना महंगा पड़ता है तो हम उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर लेते हैं। नाउ सेकेंड लॉजिक जो मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया, दैट इज टू अर्न बेटर प्रॉफिट। जहां आपको ज्यादा पैसा मिलेगा उस कंट्री में हम बेचते हैं। देन इंटरनेशनल वेंचर्स, हमारे टाई अप्स होते हैं। कई बार आपका कंट्रीज के साथ टाई अप होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सऊदी अरेबिया को हम फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं, इसीलिए वो हमको सस्ती रेट पे क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल डीजल है, ये हमको क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। सो हम उनको फूड ग्रेन सस्ता देते हैं, वो हमें क्रूड ऑयल जो है बाकी के मुकाबले में सस्ता देते हैं। सो ये म्यूचुअल बेनिफिट पे अंडरस्टैंडिंग है कि आप हमारा कुछ भला कीजिए, हम भी आपका भला करेंगे, इसलिए भी फॉरेन ट्रेड होता है। देन हायर इन्वेस्टमेंट, कई बार किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको पड़ती है। हमारे पास अगर वो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम बाहर वालों से वो इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं। सो दैट आउटसाइड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ बेसिक रीजन बिहाइंड द फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड होने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपकी कंट्री के अच्छे बनते हैं, और यही एक रीजन है कम आपकी कंट्री की ग्रोथ की जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। सो ये बेसिक
लॉजिक है बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके अलावा मैंने कुछ बेनिफिट्स भी इसमें लिए हैं। आप इन बेनिफिट्स को भी एक तरीके का रीजन ही मान सकते हैं। रीजन और बेनिफिट में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन हो जाता है। पहला फायदा भी, हम फूड ग्रेन बहुत अच्छा बनाते हैं। सऊदी अरेबियंस बोलते हैं हमारे यहाँ क्रूड ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो हर इंसान, हर कंट्री वो काम कर रही है जिसमें वो परफेक्ट है। इससे आपको भी फायदा है और दूसरी कंट्रीज को भी फायदा है। आपको भी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, उनको भी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। आपको भी कॉस्ट में फायदा मिलता है, उनको भी कॉस्ट में फायदा मिलता है। तो सबके भले की चीज है कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन एक क्रिएट कर लिया जाए। देन मार्केट साइज बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट की तरह आपके लिए नजर आता है। देन प्लेस टू सेल सरप्लस प्रोड्यूस, वही अभी अभी हमने बात की थी, अगर आपका प्रोडक्शन कंजम्पशन से ज्यादा है तो यू नीड अ प्लेस टू सेल दैट सरप्लस। सो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, फॉरेन ट्रेड में हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो फॉरेन ट्रेड का पार्टिसिपेशन आपको आपके सरप्लस को बेचने के लिए एक मार्केट प्लेस अवेलेबल करवाता है। सॉरी। देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मींस क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं अभी बोला कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन विल कन्वर्ट योर स्पेशलाइजेशन into the quality of a product. When you produce quality product, you are actually increasing the life quality of the world. आप अच्छी क्वालिटी का कंट्रीब्यूशन देंगे तो आपको भी अच्छी क्वालिटी का ही कंट्रीब्यूशन अपनी इकोनॉमी में मिलेगा। इससे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की बढ़ जाएगी। देन बेटर रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बाहर वाले लोगों ने हमारे यहाँ किए हैं या हमने दूसरी कंट्रीज में किए हैं, उन पे हमको रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलेगा, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हम अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड? आई थिंक दिस इज क्लियर। कंपैरेटिव कॉस्ट की वजह से होता है, अच्छा फायदा है, आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इन्वेस्टमेंट अच्छे होते हैं, फॉरेन रिजर्व्स हमारे बढ़ जाते हैं, सरप्लस बेचने के लिए मार्केट मिल जाता है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। देन हाँ, फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला जो हमारा सेकेंड पार्ट है, दैट इज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के वक्त हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, मतलब 1950 तक, उसकी क्या हालत थी? ठीक है, सबसे पहला वही हमारा पुराना दुख, एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने हमारा बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया, बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। देन फेवरेबल बैलेंस था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि अंग्रेज भले ही हमें लूट रहे थे लेकिन हमारा फॉरेन ट्रेड सरप्लस का था, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं इस फेवरेबल बैलेंस का फायदा भी ब्रिटिशर्स ही उठा रहे थे। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लिया, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे ब्रिटिशर्स उन्हें अपनी कंट्री में ले गए और वहां उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर हम बन के रह गए, ठीक है, और कैपिटल गुड्स के इंपोर्टर हम बन के रह गए। सारा का सारा बिजनेस हमारा सिर्फ ब्रिटेन की तरफ डाइवर्ट था, तो बाकी देशों के साथ हमारा कोई इंटरनेशनल रिलेशन था नहीं, ठीक है। वॉल्यूम उस वक्त वही तीन बातें, 1950 तक इन तीन बातों में क्या था? वॉल्यूम, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, क्वांटिटी में एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था। कंपोजिशन के अंदर बैकवर्डनेस थी। बैकवर्डनेस का मतलब क्या था? हम हमारा जितना भी रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट कर देते थे और कैपिटल गुड्स जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे उनको इंपोर्ट कर लेते थे। तो हम इंपोर्टर थे एक कैपिटल गुड्स और रेडीमेड गुड्स के, और एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के। देन डाइवर्जन, सबसे ज्यादा डाइवर्जन या डायरेक्शन जिसे हम बोल सकते हैं वो हमारा ब्रिटिशर्स की तरफ था, बाकी और किसी दूसरी कंट्री के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा प्रॉब्लम था वो अभी अभी हमने देखा, लेकिन उसके बाद 1950 से लेके 1990 तक हमने किस तरीके का इंप्रूवमेंट दिखाया, उसकी बात अब अपन करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज वॉल्यूम।
सो वॉल्यूम में हमको एक टेबल, आपको जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उन नोट्स में आपको एक टेबल मिलेगी, आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए है, आपको वो सारा डेटा याद बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको पहले भी ये क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं, जो भी डेटा आपको याद करने लायक होगा, जो आपके काम का होगा, वो मैं आपको इन नोट्स के अंदर दूंगा। जो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने का होगा वो नोट्स में होगा, ताकि आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ सके। ठीक है। सो 6760 करोड़ का हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आ गए। ये 6760 करोड़ का जो हमारा ट्रेड था, ये आज की डेट पे बढ़कर 22191 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 2,21,91,132 करोड़। ये हमारा आज की डेट पे इन उन 40 इयर्स के डेवलपमेंट की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमारा जो एक्सपोर्ट था ये 1990 में था, ये आज का डेटा है। ये 221,91,132 आज का डेटा है, याद रखिएगा। लेकिन ये इम्पैक्ट किस चीज का है? ये इम्पैक्ट उस दौर का है, उन 40 इयर्स की पॉलिसीज का है। नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द इंपोर्ट वॉल्यूम। इंपोर्ट हमारा कितना हो गया? 3612 टाइम्स इंक्रीज हो गया, और एक्सपोर्ट हमारा 2895 टाइम्स 2895 टाइम्स इंक्रीज हो गया ड्यू टू दोज पॉलिसीज। परसेंटेज ग्रोथ इज ड्यू टू बेस इफेक्ट। जो परसेंटेज ग्रोथ का अभी परसेंटेज में आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आपको हो सकता है कि बहुत कम आपको नजर आए, लेकिन ये जो परसेंटेज ग्रोथ है ये इसलिए आपको ये 3612 इतना एस्केलेटेड, आप सोच रहे होंगे कि सर 3612 टाइम्स इतना जबरदस्त ग्रोथ है और आप बोलते हो कि हमने कुछ खास अच्छा नहीं किया। ये इसलिए है क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं 1950 से, 1921 से। तो उस वक्त तो आउटपुट बहुत कम था। when you compare the growth of other countries, when you compare it with the growth in quantity, 100 में से 20 बढ़ा तो भी 20% होता है। 100 आपका बेस था, अब 120 का आपने प्रोडक्शन किया तो क्वांटिटी में सिर्फ 20 बढ़ा, लेकिन परसेंटेज में 20% दिखता है। अब अगर मान लो इसी तरीके से ये 100 था और अब ये 3600 हो गया, देखने में क्वांटिटी में इतना बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ 3500। पॉपुलेशन का चेंज कितना हो गया? तो याद रखिएगा, ये देखने में आपको बहुत अच्छा दिख सकता है, बट इट्स नॉट दैट गुड, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन का बेस ईयर था ये बहुत छोटा था, बेस ईयर में क्वांटिटी बहुत कम थी, इस वजह से हमको ये इन टाइम्स बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये परसेंटेज जो है इसको देख के आप मिसगाइड मत होना, याद रखिएगा हमने ठीक ठाक किया है लेकिन हमने बहुत अच्छा नहीं किया है। ठीक है। नाउ इसको प्रूव करने के लिए एक डेटा मैं आपको देता हूं, दैट इज शेयर इन ग्लोबल ट्रेड। हमारा जो पूरी दुनिया के ट्रेड में हिस्सेदारी थी वो आजादी के पहले 1.8% थी, जो कि अब गिर के सिर्फ आधा % रह गई। ये मैं 1991 की बात कर रहा हूं, आज तो ये 2.4% के आसपास दिखती है। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, आपको परसेंटेज में बहुत अच्छा नजर आ सकता है बट क्वांटिटीज में ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं थी। कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड बिजनेस हमारा डिक्लाइन हुआ है, 1.8 से 0.5 गया, फिर 1991 की पॉलिसीज के बाद में आज हम 2.4 तक पहुंच पाए हैं। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंपोजिशन। ठीक है। कंपोजिशन मतलब व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड। ठीक है। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, कंपोजिशन का मतलब क्या है? क्या क्या चीजें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो एग्रीकल्चर जो कि बहुत गजब का एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो एक्सपोर्ट अब गिर गया, डिक्लाइन हो गया एग्रीकल्चर के अंदर। डिक्लाइन इन शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स में क्या क्या आता था? फूड ग्रेन्स, मिनरल्स,
ये पहले अंग्रेज बहुत ले जाते थे क्योंकि उनके लिए ये रॉ मटेरियल था। अब जब से आजाद हुए तो हमने इनकी प्राइजेस को बढ़ा दिया। अब अंग्रेजों को इतनी आसानी से इतना सस्ता ये नहीं मिलता था, तो जब उनको सस्ता मिलना बंद हुआ तो उन्होंने हमारे यहाँ से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, कम कर दिया, क्वांटिटी कम हो गई। और दूसरा बड़ा रीजन ये था कि हमने भी हमारा फोकस एग्रीकल्चर से बिजनेस की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर दिया। पिछले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस भी किया है बहुत अच्छे से कि हमारा भी जो फोकस एरिया था वो शिफ्ट होके कहां चला गया, वो शिफ्ट होके एग्रीकल्चर की तरफ, सॉरी इंडस्ट्री की तरफ चला गया। ठीक है, नाउ दो चीज अगर डिक्लाइन हुई तो कुछ तो बड़ा होगा। बढ़ा क्या? इंक्रीज इन शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जैसे जेम्स, ज्वेलरी, इनके अंदर ग्रोथ आई। ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट थे, इंडस्ट्री बेस्ड जो चीजें थी, इनमें बहुत ग्रोथ उस दौर में आई 1950 से 1990 के बीच में। एग्रीकल्चर के डोमिनेंस को इसने शिफ्ट कर दिया। जो एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस था इसको शिफ्ट करके सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर की तरफ 50 से लेके 90s के दौर में एक डायरेक्शन उनकी तरफ दिया गया। ठीक है, नाउ दैट कंपोजिशन जो कि पहले एग्रीकल्चर का ज्यादा हिस्सा था, अब इंडस्ट्री का ज्यादा हिस्सा हो गया। नाउ कम टू द डायरेक्शन आफ्टर द कंपोजिशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। इंक्रीज ट्रेडिंग पार्टनर हो गए हमारे। पहले सिर्फ ब्रिटेन के साथ धंधा था, अब हम सबके साथ बिजनेस करने लगे। खास तौर पे कौन कौन हमारी पार्टी में शामिल हुए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का तो इतना बड़ा हिस्सा ग्रो हो गया कि वो हमारे लीडिंग पार्टनर हैं आज की डेट पे। पहले वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनके भी पहले रशिया और यूके हमारे बहुत अच्छे पार्टनर हुआ करते थे। कुछ डेटा भी मैंने आपको दिया है, 2016-17 का ये डेटा है, 90s के टाइम का डेटा नहीं है, 16-17 का डेटा है। फिर कह रहा हूं मैं आपके साथ सिर्फ वही डेटा शेयर करता हूं नोट्स में जो आपके लिए जरूरी है। जो आपके लिए जरूरी नहीं है उनको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नोट्स में नहीं देता, वो मैंने आपको पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है। ऑब्जर्व आपको उसे भी करना है, पर जो मैं नोट्स में देता हूं उन्हें तो याद करना ही करना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक्सपोर्ट में आज की डेट पे 15.3 पार्टिसिपेशन है, जबकि इंपोर्ट में 5.8 पार्टिसिपेशन है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन एक्सपोर्ट में 11.3 है, ये 16-17 का डेटा है, और इंपोर्ट में पार्टिसिपेशन 5.2 है। देन उसके बाद चाइना 3.7% एक्सपोर्ट में हिस्सा रखता है और 15.9% हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। तो आप सोचिए चाइनीज गुड्स ने हमारे मार्केट को कितना डोमिनेट किया हुआ है। अराउंड 16% ऑफ इंडियन मार्केट, 16% ऑफ इंडियन मार्केट इज कवर्ड बाय 16% of Indian market is covered by what? By Chinese market. That's why ये जो इतना कैंपेन अभी चल रहा है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, ये इसीलिए चल रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी कि हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करें ताकि हम ये चाइनीज डोमिनेंस को रिड्यूस कर सकें, और ये चाइना के ऐप वैप बंद करने से ये डोमिनेंस खत्म नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सबसे बड़ा मार्केट डोमिनेट करते हैं। क्या ठीक है? देन कम्स टू द ग्रेट ईयर ऑफ 1991 एंड दिस इज नोन एज अ ईयर ऑफ डिवाइड। याद रखिएगा, मैंने आपको एक शब्द और बताया था पहले, अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। सो 1921 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, but 1991 is the year of divide. So what is the difference? 1921 is all about population decline. 1921 is the only year जहां पे population का ग्राफ नेगेटिव गया, जबकि 1991 is the year जहां पे हमने हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज को पूरी तरह से बदल दिया, चेंज कर दिया। क्या किया हमने नई ट्रेड पॉलिसी बनाई, पुरानी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। हमारी पुरानी पॉलिसी जो 1990 तक चलती थी, दैट वाज इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी का मतलब हम प्रोटेक्टिज्म में चलते थे, हम हमारे बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करते थे, बाहर वालों को आने नहीं देना चाहते थे, लेकिन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते थे, जो कि फिर पॉसिबल नहीं था। जब मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा तो आप भी मेरे साथ बिजनेस
नहीं करेंगे। देन 1991 के बाद में हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन को बहुत मोटिवेट किया, बहुत स्कीम्स चलाई, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जिससे कि एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्टर्स को बहुत इंसेंटिव्स मिलते थे। इट चेंज्ड आवर इकोनॉमी। आज जो आप देख रहे हैं ये 1991 की पॉलिसी का ही इम्पैक्ट है, जो कि हमारी इकोनॉमी पे आज आपको दिखता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी क्या? सो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को तीन कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या है, गुड इफेक्ट क्या है और बैड इफेक्ट क्या है। मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम सिर्फ एक बात पे फोकस थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हम फोकस थे। वो भी कैसे? फॉरेन ट्रेड्स को बचाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए। भाई आप बाहर से माल खरीद रहे थे तो बाहर वालों को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता था, आपके देश का फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर जा रहा था। तो 50 से लेके 90 तक हमारा यह पॉलिसी था, बाहर से कुछ मत खरीदो, कुछ भी आप परचेज मत करो, इंपोर्ट को बंद कर दो, जो चाहिए घर में बनाओ। ठीक है, लेकिन हर चीज घर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारा मेन फोकस इनवर्ड लुकिंग क्यों था? क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो को रोकना चाहते थे, कंट्री के बाहर फॉरेन करेंसी को जाने से रोकना चाहते थे। एंड दूसरा लॉजिक क्या था उस पॉलिसी का? हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेड। जो लोकल बिजनेस था उसको प्रोटेक्ट करना हमारा टारगेट था। और ये हम कैसे करते थे? हम एक टैरिफ पॉलिसी बनाते थे, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स पे बहुत भारी टैक्स लगाते थे, जिससे कि वो इंडिया में महंगे हो जाएं और लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदें, बाहर के प्रोडक्ट्स को ना खरीदें। हमने कुछ कोटास बना रखे थे, कुछ पॉलिसीज बना रखी थी, जिसके बेस पर आप इंडिया के बाहर से जो प्रोडक्ट लाना चाहते थे एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा इंडिया में नहीं ला सकते थे। इन दो तरीकों से हम इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज का मैंने कहा ना, हर कुछ तो आप घर पे नहीं बना सकते, कुछ स्ट्रेटेजिक यूजेस के लिए फॉरेन एक्सचेंज यूज किया जाता था। जैसे वॉर हो गई तो हथियार चाहिए, फूड ग्रेन खत्म हो गया तो वो लेना पड़ेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर आपको बाहर से कुछ मदद चाहिए तो वो लेनी पड़ेगी आपको। तो जो स्ट्रेटेजिक यूजेस थे, जिसमें एनर्जी आती है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, अपने डिफेंस हमारा आता है, न्यूक्लियर पावर उसके अंदर आता है, इनके लिए सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता था। जनरल इंपोर्ट के लिए कभी भी फॉरेन एक्सचेंज अलाउ नहीं की जाती थी। कंजर्वेटिव पॉलिसी थी हमारी, बहुत ज्यादा हम पैसा एक रुपया भी खर्च करने के पहले सोचते थे, कम से कम इंडिया के बाहर तो हमारा पैसा खर्च करने के पहले हम बहुत सोचते थे। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन, वही हैवी टैरिफ एंड कोटास लगा के हमने बाहर वाले प्रोडक्ट को बड़ा महंगा बना दिया, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट उनके कंपटीशन में बने रह जाते थे। नाउ कुछ फायदे हुए इसके, ये जो पॉलिसीज हमने अभी अभी बनाई, जो बात अभी अभी हमने की है, इन पॉलिसीज का कुछ फायदा भी हमको हुआ। क्या फायदा हुआ? पहला, हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 12% का ग्रोथ रेट नोटिस किया हमने उस 40 इयर्स के दौरान। एवरेज ग्रोथ रेट का जो परसेंटेज था दैट वाज 12%। इट्स अ वेरी हाई परसेंट, बट दिस इज ओनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डोंट बी टू हैप्पी, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात है। देन उसके बाद इसी की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, क्योंकि हम डोमेस्टिकली डिपेंडेंट थे, सारी मेहनत लोकल लेवल पे हो रही थी। हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए। स्ट्रक्चरल चेंजेस के क्या 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 रीजन है? हम एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ चल निकले। हमने एग्रेरियन इकोनॉमी से अपने आप को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लिया। डाइवर्सिफाइड ग्रोथ थी हमारी। डाइवर्सिफाइड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हम सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं कमा रहे थे, हम इंडस्ट्री के थ्रू भी इकोनॉमी में, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, कंट्री की इनकम में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। डाइवर्सिफाइड ग्रोथ का मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। हम इंजीनियरिंग गुड्स बनाने लग गए और एक्सपोर्ट करने लग गए, कंज्यूमर गुड्स को हम बनाने लग गए अच्छा, और एक्सपोर्ट करने लग गए। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई उस दौरान, और ऑटोमोबाइल सेक्टर उस दौरान इंडिया में बन गया और ग्रो होने
लग गया था। हालांकि जो पेस 1991 के बाद पकड़ी है वो उस दौर में नहीं थी, बट स्टिल हमको एक नया डायरेक्शन मिल गया, हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो गए। ये बहुत अच्छी बात हुई इस दौर में। प्रोटेक्शन टू दी सनराइज इंडस्ट्रीज, अब ये एक ऐसा टर्म है जिसको आप याद रखिएगा। सनराइज इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन टू सनराइज इंडस्ट्री का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उस दौर के अंदर सनराइज इंडस्ट्री मानी जाती थी, क्योंकि उस दौर में सबसे ज्यादा ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने दिखाई थी। हमने इसको प्रोटेक्ट कैसे किया? हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस सेगमेंट में, इस इंडस्ट्री में जो बाहर का माल आता था, जो विदेशों का माल आता था, उस पे हेवी टैक्स लगा दिया। हेवी टैक्स उन पे लगा दिया और इंडियन प्रोडक्ट को टैक्स में रिबेट दे दी। इससे क्या हुआ? इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कंपटीशन में जीत गई। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमने उस दौर में बहुत प्रमोट किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और हमने किस तरीके से उनको प्रमोट किया, ये अब आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है। यूज ऑफ लेटेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज, लेटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब जो हमारे ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया के अंदर जो अनयूज्ड रिसोर्सेज है, विच इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू बूस्ट किया गया, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में लाया गया और इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ फायदे थे 1950 से लेके 1990 तक की जो हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, उसके कुछ फायदे थे, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज्यादा थे। नुकसान क्या ज्यादा थे? हमने पब्लिक सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया, पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट हो गया। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर पे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है इंडस्ट्री वाले में कि प्राइवेट सेक्टर को तो हमने रोका और पब्लिक सेक्टर को हमने बहुत बढ़ाया। तो मोनोपोली हो गई पब्लिक सेक्टर की, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट हो गया। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस रह गई, हमने बाहर वाले से तो compete किया ही नहीं ना, टैरिफ के थ्रू, कोटास के थ्रू, हेवी टैक्स के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू हमने लोकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया। इसकी वजह से लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होती चली गई और महंगा होने के बावजूद भी जो फॉरेन मार्केट का प्रोडक्ट था उसकी डिमांड बढ़ने लगी। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जब बाहर वालों को हमने आने ही नहीं दिया, जब उनका प्रोडक्ट ही नहीं आने दिया, इनवर्ड लुकिंग हम रहे, तो वहां से टेक्नोलॉजी भी हमारी कंट्री में कभी नहीं आ पाई। पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स, जो भी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कंपीट ही नहीं करेंगे, बाहर से अगर क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी हम नहीं बना पा रहे थे। सबसे बड़ी गलती की उस दौर में हमने पब्लिक सेक्टर का यूनिवर्सल मीडिएशन कर दिया। यूनिवर्सल मीडिएशन का मतलब, अगर किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए एज अ बिजनेसमैन, तो उसको पब्लिक सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और पब्लिक सेक्टर्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स को करप्शन के थ्रू बहुत मिसयूज करते थे। इसकी वजह से डेवलपमेंट और ग्रोथ की पेस रुक गई। हेवी लॉसेस टू द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को बहुत नुकसान हुए ड्यू टू द करप्शन एंड मेनी अदर रीजन। इनएफिशिएंसी मैंने अभी अभी आपको बताया एक बड़ा रीजन है। इसकी वजह से इकोनॉमी पे बर्डन बहुत पड़ने लग गया और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो लगभग खत्म से हो गए। 1990 के अंदर हमारी ऐसी सिचुएशन थी दैट द कंट्री इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज अ बैंकक्रप्ट, बट that time finance minister Mr. Manmohan Singh ji saved this country from the bankruptcy by making a policy of liberalization, privatization and globalization, which we are going to discuss in the next lecture. So this is it for this particular chapter. यहाँ काफी है, इतना ही, इसके अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे। कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड हो आप पूछिएगा प्लीज। मेरे साथ साथ आप लेक्चर्स को करते रहिए, क्योंकि अब इस लेक्चर के बाद मैं पहले आपको एक लेक्चर मैक्रो का करवाऊंगा। मैक्रो में एक चैप्टर हम और करेंगे, फिर लौट के वापस हम इंडियन इकोनॉमिक्स पे आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय,
स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, गुड नाइट।